हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन, माई सेल्फ वर्षा। तो आज मैं आपके साथ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। टॉपिक का नेम है वेरिएशनल प्रॉब्लम विद मूविंग बाउंड्रीज। जैसा कि आप सबको पता है कि जो हमारा नेट जुलाई 2024 का पेपर हुआ था, उसके अंदर इसी टॉपिक से पार्ट सी में क्वेश्चन पूछा गया था और उस क्वेश्चन का वेटेज था 4.75 मार्क्स। तो आज चलिए हम इसकी पहले तो इस टॉपिक की थ्योरी डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद जो हमारे नेट में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नेम है वेरिएशनल प्रॉब्लम विद मूविंग बाउंड्रीज। तो इसके अंदर क्या करते हैं कि मान लिया कि ये मेरे पास क्या है, कोई एक कर्व है y इज इक्वल टू gx। ये मेरे पास कर्व है। इस कर्व के अलोंग कोई एक पॉइंट है P जो मूव कर रहा है। P एक पॉइंट है P x1, y1। ये जो P पॉइंट है वो इस कर्व के अलोंग, कर्व क्या है y इज इक्वल टू gx, इस कर्व के अलोंग P पॉइंट मेरा क्या है, मूव कर रहा है। अब एक सेकंड कर्व है मेरे पास, ये कर्व है y इज इक्वल टू hx। अब सेकंड जो कर्व है y इज इक्वल टू hx, इस कर्व के अलोंग मेरे पास एक q पॉइंट है जो मूव कर रहा है x2, y2। क्या बोला मैंने? आपके पास एक कर्व है y इज इक्वल टू gx, इस कर्व के अलोंग P पॉइंट क्या है, इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, और Q एक पॉइंट है जो y इज इक्वल टू hx कर्व के अलोंग मूव कर रहा है। तो अगर मैं इन पॉइंट को ज्वाइन करूं तो ये कर्व जो है ये मेरी क्या है, मूविंग कर्व है। क्या है, P और Q पॉइंट मेरे क्या है, मूव कर रहे हैं। P पॉइंट मेरा y इज इक्वल टू gx कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, एंड Q जो है वो मेरा y इज इक्वल टू hx कर्व के अलोंग मूव कर रहा है। तो मेरी वेरिएशनल प्रॉब्लम क्या बनेगी वो देखिए। y क्या है मेरा, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड x मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहां से कहां स्टार्ट होगा, x1 से लेके x2 तक। इंटीग्रेशन x1 टू x2। फंक्शनल क्या है, फंक्शनल कैसे लिखते हैं, सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है, देन उसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल, और उसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव। यानी कि ये जो फंक्शनल है मेरा, ये वन ऑर्डर का फंक्शनल है, वेयर P एंड Q आर मूविंग अलोंग द कर्व। देखा अभी जो मैंने आपको बताया कि जो P है वो P पॉइंट मेरा y इज इक्वल टू gx कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, एंड जो Q पॉइंट है वो मेरा y इज इक्वल टू hx कर्व के अलोंग मूव कर रहा है। देन ये जो फंक्शनल f है, ये फंक्शनल f मस्ट सेटिस्फाई दी थ्री कंडीशन। सबसे पहले आपकी आइलर इक्वेशन आएगी। आइलर इक्वेशन कैसे लिखते हैं, आइलर इक्वेशन हम डिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। ये फंक्शनल एफ आपको यहां से पता लगेगा। फंक्शनल का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, y मेरा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो फंक्शनल का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y माइनस में d बाई डी एक्स, फंक्शनल का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y डैश इज इक्वल टू 0। ये मेरी क्या है, आइलर इक्वेशन है। अब देखना ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपके मूव कर रहे हैं। जब आपके पॉइंट मूव करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी कंडीशन आती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल कंडीशन। देखिए ट्रांसवर्सल कंडीशन हम कैसे लिखते हैं। ये आपका f क्या है, फंक्शनल, जो आपको यहां से पता चलेगा, f प्लस में g डैश। g डैश क्या है, जिस कर्व के अलोंग आपका पॉइंट P मूव कर रहा है उस कर्व का स्लोप यानी कि डेरिवेटिव, g डैश माइनस में y डैश। y डैश क्या है, इस आइलर इक्वेशन से आपका जो एक्सट्रीमल निकल के आएगा, एक्सट्रीमल क्या निकल के आएगा, y इज इक्वल टू y ऑफ x। अब ये जो एक्सट्रीमल आया, इस एक्सट्रीमल का डेरिवेटिव है यहाँ पे y डैश। g डैश को ध्यान रखना, g डैश क्या है, इस कर्व का स्लोप यानी कि कर्व का डेरिवेटिव, और y डैश क्या है, एक्सट्रीमल का डेरिवेटिव। डेल f बाय में डेल y डैश इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू x1।
अब क्यू पॉइंट के करस्पॉन्डिंग क्यू पॉइंट आपका मूव कर रहा है y इज इक्वल टू एच एक्स कर्व पे। अब इस कर्व के इस पॉइंट के अलोंग आपकी ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन क्या आएगी, फंक्शनल f प्लस में h डैश। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपका मूव कर रहा है y इज इक्वल टू एच एक्स कर्व पे, तो इस कर्व का स्लोप यानी कि कर्व का डेरिवेटिव है h डैश, माइनस में y डैश एक्सट्रीमल का डेरिवेटिव, फंक्शनल का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y डैश इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू x2। तो ध्यान रखना जब आपके पॉइंट मूव करते हो किसी कर्व के अलोंग तो वहां पे हमारी ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन आती है। अब यहाँ पे केसेस बनाते हैं। अगर मान लेते हैं ये पॉइंट मेरा फिक्स हो गया, P पॉइंट क्या है, फिक्स है, और Q मूव कर रहा है, तो फिक्स है तो P पॉइंट फिक्स है, तो ये वाली जो सेकंड कंडीशन है मेरी ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन ये नहीं आएगी, फिर ये रिमूव हो जाएगी। जो पॉइंट मूव कर रहा है उसके करस्पॉन्डिंग ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन और आइलर इक्वेशन तो आएगी। देन देखो यही केस बनाया है यहाँ पे कि आपका जो P पॉइंट है वो फिक्स है, यानी कि इसको फिक्स कर दिया गया, और जो Q पॉइंट है वो Q पॉइंट आपका मूव कर रहा है, तो आपके पास पहले तो आइलर इक्वेशन आएगी। अब जो पॉइंट मूव कर रहा है, Q पॉइंट मूव कर रहा है इस कर्व के अलोंग, तो वहां पे ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन आती है, तो फंक्शनल f प्लस में Q पॉइंट मूव कर रहा है y इज इक्वल टू एच एक्स कर्व के अलोंग, तो इस कर्व का डेरिवेटिव आएगा, माइनस में एक्सट्रीमल का डेरिवेटिव, फंक्शनल का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y डैश इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू x2। अब सेकंड केस क्या बनेगा मेरा, यहाँ पे मान लेते हैं अब की बार Q पॉइंट मेरा फिक्स है, Q पॉइंट मेरा फिक्स है और P मेरा मूव कर रहा है y इज इक्वल टू जी एक्स कर्व के अलोंग, तो क्या आएगा, इफ Q इज फिक्स देन P इज मूविंग, देन P इज मूविंग, ऐसे लिखते हैं, इफ Q इज फिक्स एंड P इज मूविंग देन फर्स्ट है आपका आइलर इक्वेशन क्या है, डेल f बाय में डेल y माइनस में d ओवर में dx, डेल f बाय में डेल y डैश इज इक्वल टू 0। अब सेकेंड कंडीशन क्या आएगी, P पॉइंट मेरा मूव कर रहा है किस कर्व के अलोंग, y इज इक्वल टू जी एक्स कर्व के अलोंग, तो जब पॉइंट किसी कर्व के अलोंग मूव करता है तो वहां पे ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन आती है, यानी कि ये वाली कंडीशन आएगी, फंक्शनल f प्लस में कर्व का डेरिवेटिव माइनस में एक्सट्रीमल का डेरिवेटिव, डेल f बाय में डेल y डैश इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू x1, एट x इज इक्वल टू x1। अब थर्ड केस क्या बनेगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना P और Q दोनों फिक्स हो जाए, तो वो तो मेरा फिक्स बाउंड्रीज का कंसेप्ट बन जाएगा, और जब बाउंड्रीज फिक्स हो तो उसके करस्पॉन्डिंग तो सिर्फ और सिर्फ मेरी आइलर इक्वेशन आती है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे केसेस बनते हैं, क्या है फर्स्ट पॉइंट क्या है कि मान लेते हैं एक पॉइंट आपका फिक्स है, P पॉइंट फिक्स है, और ये जो Q पॉइंट है ये Q पॉइंट आपका किसी वर्टिकल लाइन के थ्रू मूव कर रहा है, ठीक है। अब P आपका फिक्स है, Q आपका मूव कर रहा है, तो इस स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या होगी, अब ये Q पॉइंट किस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, Q पॉइंट आपका मूव कर रहा है y इज इक्वल टू एच एक्स कर्व के अलोंग, तो ये मान लेते हैं आपकी एच एक्स है, ये Q पॉइंट जो है y इज इक्वल टू एच एक्स कर्व के अलोंग क्या है, मूव कर रहा है, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या होगी, वर्टिकल लाइन की स्लोप क्या होती है, इनफाइनाइट, तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, h डैश इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पे क्या आएगी, अब देखो यहाँ पे h डैश स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या है, इनफाइनाइट है, तो उस केस में यहाँ पे आपकी नेचुरल बाउंड्री कंडीशन आती है, तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल बाउंड्री कंडीशन।
P आपका फिक्स है, फिक्स पॉइंट के करस्पॉन्डिंग तो हम आइलर इक्वेशन लिखते हैं, क्या है, डेल एफ बाय में डेल वाई माइनस में डी बाय में डी एक्स डेल एफ बाय में डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। क्यू आपका किसी वर्टिकल लाइन के थ्रू मूव कर रहा है तो स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या है, इनफाइनाइट है, तो उस केस में हमारी नेचुरल बाउंड्री कंडीशन आती है। अब ये नेचुरल बाउंड्री कंडीशन डिपेंड करेगी फंक्शनल पे, फंक्शनल आपका 1 ऑर्डर का है तो नेचुरल बाउंड्री कंडीशन भी 1 ऑर्डर पे आई है। अगर ये फंक्शनल आपका 2 ऑर्डर का हो जाता है, ऐसे फंक्शनल अगर आपका एक्स वाई वाई डैश वाई डबल डैश, अगर फंक्शनल आपका 2 ऑर्डर का है तो नेचुरल बाउंड्री कंडीशन क्या बनेगी फिर, डेल एफ बाय में डेल वाई डबल डैश एट एक्स इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 0। फिर सेकेंड ऑर्डर पे नेचुरल बाउंड्री कंडीशन आ जाएगी। अगर फंक्शनल आपका 3 ऑर्डर का है तो नेचुरल बाउंड्री कंडीशन भी फिर 3 ऑर्डर पे आएगी, इस बात को नोट करना। सेकेंड केस क्या बना है, P तो आपका, अब P भी आपका किसी वर्टिकल लाइन के थ्रू मूव कर रहा है एंड Q पॉइंट भी आपका वर्टिकल लाइन पे मूव कर रहा है, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या होगी दोनों की, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो P आपका मूव कर रहा है y इज इक्वल टू जी एक्स कर्व के अलोंग एंड Q आपका मूव कर रहा है y इज इक्वल टू एच एक्स कर्व के अलोंग, और P और Q दोनों ही पॉइंट आपके किसी वर्टिकल लाइन पे मूव कर रहे हैं, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या होगी, इनफाइनाइट। तो जब स्लोप ऑफ दिस लाइन इनफाइनाइट होगी तो उस केस में हम क्या लिखते हैं, नेचुरल बाउंड्री कंडीशन, तो इसको हम बोल रहे हैं नेचुरल बाउंड्री कंडीशन। फंक्शनल 1 ऑर्डर का है, नेचुरल बाउंड्री कंडीशन पहले P पॉइंट के करस्पॉन्डिंग लिखे, P पॉइंट मेरा y इज इक्वल टू gx कर्व के अलोंग मूव कर रहा है तो इसका स्लोप ऑफ दिस लाइन इनफाइनाइट, तो इस क्या आएगी नेचुरल बाउंड्री कंडीशन, फंक्शनल का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y डैश एट x इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड में हमेशा 0 ही आएगी। सेकंड, इस पॉइंट की स्लोप क्या है, इनफाइनाइट, तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो नेचुरल बाउंड्री कंडीशन आएगी, डेल एफ बाय में डेल वाई डैश एट एक्स इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 0। अब थर्ड केस क्या है, मान लेते हैं P पॉइंट आपका क्या है, फिक्स है, P आपका फिक्स है और ये जो Q पॉइंट है ये किसी हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू मूव कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है, 0। जैसे मैं आपको बोलूं y इज इक्वल टू 5 की लाइन है, इसका मतलब क्या, y इज इक्वल टू 5 का लाइन पैरेलल टू x एक्सिस और उसका स्लोप क्या होगा, 0। तो ऐसे ही P पॉइंट तो आपका फिक्स है और Q पॉइंट आपका मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो Q इसका जो Q किस पॉइंट, Q किस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, y इज इक्वल टू एच एक्स, यानी कि ये आपके कर्व है y इज इक्वल टू एच एक्स वाली, y इज इक्वल टू एच एक्स। Q पॉइंट मेरा इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे मूव कर रहा है तो स्लोप ऑफ दिस कर्व क्या होगी, 0, h डैश 0, h डैश 0 जब आप यहां रखोगे तो आपकी क्या बनेगी ट्रांसवर्सल कंडीशन, f, h डैश तो 0 हो चुका है, माइनस में y डैश डेल f बाय में डेल y डैश इज इक्वल टू 0, किस पॉइंट के पे, एट x इज इक्वल टू x2 पे। फोर्थ केस देखिए, अब ऐसा भी तो हो सकता है दोनों P एंड Q पॉइंट मेरे किसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे मूव करे, तो P भी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे मूव कर रहा है और Q पॉइंट भी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे मूव कर रहा है, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या होगी, P पॉइंट आपका किस कर्व के थ्रू मूव करता है, gx के, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या हो जाएगी, 0, g डैश 0, तो क्या आएगी आपकी f माइनस में ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन, f माइनस में y डैश डेल f बाय में डेल y डैश इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू x1, और q जो है वो इस लाइन पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे मूव कर रहा है तो स्लोप ऑफ दिस लाइन 0, यानी कि h डैश 0, तो ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन f माइनस में y डैश डेल f बाय में डेल y डैश इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू x2, और आइलर इक्वेशन तो आपकी आएगी ही आएगी। तो इन केसेस को ध्यान में रखना कि जब आपका P फिक्स है
और Q आपका किसी वर्टिकल लाइन के थ्रू मूव कर रहा है, एक पॉइंट फिक्स है और दूसरा किसी वर्टिकल लाइन पे मूव कर रहा है, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इनफाइनाइट, तो उस केस में हम नेचुरल बाउंड्री कंडीशन लिखते हैं। और जब आपके P और Q दोनों ही पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन पे मूव कर जाए तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है, 0, तो उस केस में हमारी ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन ये बनेगी और आइलर इक्वेशन तो आएगी ही आएगी। तो इतना अगर थ्योरी पार्ट आपके माइंड में है तो इस पे बेस्ड पार्ट सी में क्वेश्चन आया था नेट 25 जुलाई 2024 के पेपर में, तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज की इतने सी थ्योरी में कहीं पे भी डाउट आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।